Okay. So homeostasis. Homeostasis is the body's processes work to keep the regulated variables of the internal environment within set ranges. Within set ranges, a condition known as homeostasis. तो इसको जब भी हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, प्लीज इस पूरी स्लाइड में आपको दो तीन चीजों का जो ध्यान रखना चाहिए वो है इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, सेट रेंजेस एंड regulated variables, regulated variables. So इन तीनों में अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज जो आपको गौर कर सकते हैं आप इसमें, जब भी हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टेसिस एक बॉडी का एक फंक्शन है टू कीप द रेगुलेटेड वेरिएबल्स। रेगुलेटेड वेरिएबल्स का मतलब है, रेगुलेटेड वेरिएबल्स मतलब जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी, ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी। सो ये एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन लेवल्स, ये दोनों हमारे रेगुलेट होते हैं। ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और रेगुलेट करना मतलब उनको कंट्रोल करना। सो रेगुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब जो आपकी बॉडी इनर पार्ट है, इनर बॉडी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसको, उसमें अगर ये वेरिएबल्स हैं और उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो उसको कंट्रोल करना विद इन सेट रेंजेस, विद इन सेट रेंजेस। तो एक रेंज के अंदर उनको कंट्रोल करके रखना इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो जैसे कि इस आप इस वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ में। So regulated variable, for example, we are talking about temperature. Okay. So temperature we know that it is around 37. It is around 37. Okay. Normal body temperature अगर हम बात करें तो 37. Now with time आपका बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज के अंदर ही रह सकता है, नॉर्मल रेंज के अंदर ही रह सकता है। अगर उससे बाहर निकला ऊपर या नीचे तो दिक्कत शुरू हो जाती है, तो इलनेस हो सकती है या डेथ तक हो सकती है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेगुलेटेड वेरिएबल क्या है और उसके लेवल्स क्या हैं। इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स। ऑक्सीजन लेवल्स हमारी बॉडी में 98 टू 99% होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, ह्यूमन में। ओके। अगर वो डिक्रीज होते हैं, अगर वो डिक्रीज होता है, सो इट मीन्स दैट ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी आर डिक्रीजिंग। अगर वो एक सेट रेंज जो होती है, हम बोलते हैं 92% से अगर नीचे है, तो एक पेशेंट को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो नॉर्मल रेंज से बाहर आ गया है। ओके। सो रेंज इज अराउंड 95 टू 98%। 95% से अगर वो नीचे चले जाते हैं तो हम उसे रिस्क में बोलते हैं, रिस्क हो गया है, आप हॉस्पिटल जाइए, इसको दिखाइए। ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर में भी होता है। टेम्परेचर अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस आ गया है या 34 डिग्री सेल्सियस आ गया है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे कि 39 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो हम उसको इमरजेंसी बोलते हैं और इमरजेंसी के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन ऐसे करती है ताकि जो भी ये रेगुलेटेड वेरिएबल्स हैं जितने भी, उनको कंट्रोल करा जा सके और उनको एक रेंज के अंदर रखा जा सके। रेंज मतलब एक छोटी सी रेंज होती है उसके बीच में। जैसे टेम्परेचर है तो 35 टू 38 के बीच में, इस बीच में ही हमें टेम्परेचर को रखना है। इससे ऊपर नीचे अगर ज्यादा होता है तो दिक्कत है। 36 टू 38 एक रेंज है, नॉर्मल आपका 37 है। अगर 36 से नीचे जाता है या 36 से ऊपर आता है तो दिक्कत होती है। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ
होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो कोर प्रिंसिपल 1 है वो है फीडबैक लूप्स. Feedback loops are a key mechanism used to maintain homeostasis. Feedback loops, feedback loops are a key mechanism used to maintain homeostasis. तो फीडबैक लूप क्या होता है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस इज योर कोर प्रिंसिपल 1. कोर प्रिंसिपल 1, फीडबैक लूप्स. फीडबैक लूप्स, प्लीज कीप इन माइंड दिस वर्ड, फीडबैक लूप्स. तो जब भी हम फीडबैक लूप्स की बात करते हैं तो फीडबैक लूप्स होते क्या हैं? फीडबैक लूप कोर प्रिंसिपल 1 है. होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में सबसे ज्यादा हेल्प यही प्रिंसिपल करता है. तो इसकी खासियत क्या है इसको देखते हैं आगे. फीडबैक लूप्स आर अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट फंक्शन टू रिस्टोर होम्योस्टेसिस. Each process or variable in the body is maintained within a normal range of a set point. So फीडबैक लूप ही आपको उस रेंज सेट करने में हेल्प करता है सेट पॉइंट के आसपास. सो फीडबैक लूप्स की वजह से ही आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन हो पाता है. ओके, तो फीडबैक लूप ऐसे इवेंट्स हैं जो बॉडी में होते हैं टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. तो वो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? दो टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं. एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक. एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक. फीडबैक का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपसे फीडबैक के लिए बोला था, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मेरे को बताते, ठीक है. वैसे ही मैं उस प्रॉब्लम पे वर्क करता और एक नॉर्मल कंडीशन वापस मेंटेन करने के लिए ट्राई करता. सो ये एक फीडबैक हो गया, फीडबैक लूप हो गया. आपने मेरे को एक फीडबैक दिया, उस पर मैंने वर्क करा, और अगर मैंने उस पर वर्क करके आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके सेट पॉइंट के हिसाब से अगर मैं क्लासेस में इंप्रूवमेंट करता हूँ, तो वो एक फीडबैक लूप हो गया. सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुए? आपने मेरे को एक फीडबैक दिया, स्टिमुलस दिया, मैंने उसको प्रोसेस करा, मेरे को जो उसमें कमी लगी या पॉजिटिव चीज लगी उसको पहचाना, और उसके हिसाब से आपके फीडबैक पे वर्क करा. ठीक है. सिमिलरली बॉडी में भी होता है, सिमिलरली बॉडी में भी होता है. तो जब भी हम फीडबैक लूप्स की बात करते हैं, जब भी हम फीडबैक लूप्स की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिए, एक आपको स्टिमुलस होगा, एक कंट्रोल सेंटर होगा, एक इफेक्टर होगा, जो हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी. रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर. ठीक है. तो पहले हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं. नेगेटिव फीडबैक लूप्स क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक लूप्स आर द कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक लूप. सबसे कॉमन, जो मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सबसे मेन जो फीडबैक लूप्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं. सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं. आपको मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं. Okay, so negative feedback loops. This kind of process, this kind of process returns a regulated variable to within the normal range, and activity of the effector then declines. Activity of the effector then declines. So इसमें जब भी हम बात कर रहे हैं, प्लीज इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिए. Okay. Kind of process returns a regulated variable. regulated variable कुछ भी हो सकता है, इधर टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, CO2 लेवल्स, पीएच लेवल्स. सो ये सारे रेगुलेटेड वेरिएबल हैं जिनको नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी होता है. ठीक है. तो जो भी प्रोसेस हम करते हैं उसमें एक स्टिमुलस होता है, एक एक आपका कंट्रोल सेंटर होता है, एक अफेक्टर होता है. तो इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. द एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टर देन डिक्लाइन. एक बार नॉर्मल रेंज में आने के बाद में अफेक्टर की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है. इसका एग्जाम्पल
यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो वी कैन सी दिस स्लाइड। ओके, स्टिमुलस क्या है? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो रेंज, बिलो नॉर्मल रेंज। एक नॉर्मल रेंज है, उससे वो नीचे अगर बॉडी टेम्परेचर आ गया है तो वो हमारा स्टिमुलस है। ओके, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स इन द ब्रेन सेल्स डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। receptors in brain cells detect change in temperature. So stimulus जैसे ही आपका एक्टिवेट हुआ, जैसे ही स्टिमुलस मिला बॉडी को कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, उससे आपका नॉर्मल रेंज से बॉडी टेम्परेचर नीचे आ गया है 36। अगर हम 36 टू 37 हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं, 36 टू 38। तो अगर 36 से नीचे बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे ब्रेन सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ब्रेन सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। कि रिसीव करने का मतलब है पहचानना कि हम कोई इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है, हमारे बॉडी की तरफ, हमारी बॉडी से कहीं पहुंच रही है, तो उसको रिसीव करना कि क्या इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया चेंज इन टेम्परेचर को, और उस इंफॉर्मेशन को आगे भेज दिया कहाँ पर? कंट्रोल सेंटर पर। कहाँ पर? कंट्रोल सेंटर पर। अब जैसे ही कंट्रोल सेंटर पे ये इंफॉर्मेशन आती है, तो ब्रेन सेल्स रिसीव इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन बॉडी टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल रेंज। तो ब्रेन सेल्स के पास में इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा, प्रोसेस करके पता लगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से नीचे हो गया। जैसे ही ये पता लगाया गया, ये पता लगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रेंज है, तो कंट्रोल सेंटर ने एक सिग्नल भेजा किसको? अफेक्टर को। अफेक्टर, अफेक्टर जो रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं, इस केस में मसल्स हैं, इस केस में मसल्स हैं। सो नर्व सेल्स एक्टिवेट स्केलेटल मसल सेल्स टू स्टार्ट शिवरिंग एंड प्रोड्यूसिंग हीट। तो आपने देखा होगा ठंड, ठंड जब होती है, ठंड का मौसम जब आता है, तो हम लोग शिवर करने लग जाते हैं। सो वो एक रिस्पॉन्स है बॉडी का, ताकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहे। ठीक है, जैसे ही आपने शिवरिंग शुरू हुई, उसके थोड़े टाइम बाद बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल रेंज पे आ गया। ओके, वापस से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे आ गया। नाउ जैसे ही बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल रेंज पर आता है, आपकी जो शिवरिंग है वो रुक जाती है, जो शिवरिंग है वो रुक जाती है। तो अफेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो वापस डिक्लाइन होने लगते हैं। अफेक्टर का रिस्पॉन्स डिक्लाइन होने लगता है। अफेक्टर देन डिक्लाइंस, द एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टर देन डिक्लाइंस। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से नीचे आया, आपकी बॉडी ने उसको महसूस करा, उसको रिसीव करा, रिसेप्टर्स ने, ब्रेन रिसेप्टर्स ने उसको रिसीव करा, सिग्नल भेजा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद पता लगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे हो गया है नॉर्मल रेंज से, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा मसल्स को, मसल्स ने शिवरिंग शुरू करी। जैसे ही शिवरिंग शुरू हुई, हमारा बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो गया। जैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, तो ये जो शिवरिंग हो रही थी ये वापस रुक गई। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, वैसे ही शिवरिंग रुक गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही नॉर्मल रेंज में आया, तो यहाँ से वापस सिग्नल गया रिसेप्टर्स के पास में कि वापस से हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया है। कंट्रोल सेंटर ने भी ये पहचान लिया कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में है, तो हमें मसल्स की एक्टिविटी को रोकना है। तो मसल्स एक्टिविटी खुद ब खुद रुक गई। तो ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। विंटर सीजन में जब हम देखते हैं, सर्दियों के मौसम में शिवरिंग होती है, थोड़ी देर शिवरिंग होती है, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है शिवरिंग रुक जाती है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप हुआ। ओके, नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। This kind of process returns a regulated variable to within the normal range and the activity of the effector then declines.
जो रिस्पॉन्स है हमारा वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल रेंज में आ गए हैं वापस। जैसे ही नॉर्मल रेंज पे आएंगे इफेक्टर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेगेटिव फीडबैक लूप किसी को समझ नहीं आया तो वो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, आगे फिजियोलॉजी में बहुत यूज होगा। तो प्लीज, अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, इसको हम आगे और फर्दर अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे भी। सर दोबारा बता दो। दोबारा बता देते हैं। ओके, वेट। ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फीडबैक लूप, फीडबैक लूप, तो इसका एक एग्जांपल, फीडबैक का मतलब होता है किसी को अपनी कंडीशन के बारे में बताना, एक फीडबैक देना कि आप या तो ये अच्छा कर रहे हैं या फिर ये आप गलत कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये चीज अच्छी हो रही है। ओके, सो उसको हम फीडबैक बोलते हैं, किसी भी चीज का हम फीडबैक दे सकते हैं उसमें कोई। वैसे ही बॉडी को भी फीडबैक की नीड होती है। ओके, सो अब बॉडी को कैसे पता लगेगा कि बाहर का टेम्परेचर, सर्दी हो रही है गर्मी हो रही है। सो बॉडी ने एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया। ठीक है, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर, आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझें, बाहर सर्दी का मौसम आ गया है, तो बाहर का तो टेम्परेचर माइनस में भी जाता है, कई बार 1-2 डिग्री भी हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक फीडबैक हमें इन्वायरमेंट से मिलता है कि बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उसके साथ में धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, हमारे ब्रेन सिग्नल्स, ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो पता लगाते हैं, उनको एक सिग्नल मिलता है इन्वायरमेंट से, बॉडी से, कि उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज से नीचे आ गया। नॉर्मल रेंज क्या है, 36 to 38 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 35 डिग्री आपका बॉडी टेम्परेचर हो रहा है अभी, तो बॉडी ने पता लगाया कि बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ब्रेन रिसेप्टर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कंट्रोल सेंटर को ये सिग्नल भेज दिया। कंट्रोल सेंटर का फंक्शन होता है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और फिर उसके रिस्पॉन्स में कुछ सिग्नल भेजना। सो कंट्रोल सेंटर ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करा और पता लगाया, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करा और पता लगाया कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। सो उसको पता लगा कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज से नीचे हो गया। जैसे ही उसको पता लगा, उसने क्या करा, एक सिग्नल भेजा मसल्स को, और मसल्स को बोला आप शिवरिंग स्टार्ट कर दो। मसल्स ने शिवरिंग स्टार्ट कर दी। शिवरिंग एक एक्टिविटी है जिससे टेम्परेचर लेवल बढ़ता है। ठीक है, शिवरिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होगा तो वापस से आपका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल रेंज पे आ गया। ठीक है, जैसे ही वो नॉर्मल रेंज पे आया वापस से, तो अब शिवरिंग की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रेंज पे आ गया है। अगर वो नीचे आता है तो शिवरिंग होगी, अगर नॉर्मल रेंज पे आ जाता है तो शिवरिंग की नीड नहीं है, तो शिवरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर वो नॉर्मल रेंज से नीचे था, 35 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर था, तब शिवरिंग शुरू हो रही है। वापस आपका जो सेट पॉइंट के आसपास है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर आ गया है, बॉडी टेम्परेचर, तो शिवरिंग बंद हो जाएगी, शिवरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये था नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। सिमिलरली होता है पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो इसकी एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्लासिकल फीचर्स होते हैं। Positive feedback loops features an escalating response to a deviation from a normal range. When the effector response is triggered, it triggers additional effector which amplifies the response. This cycle is ended by an outside event. So negative feedback और positive feedback में यही एक डिफरेंस है। नेगेटिव फीडबैक में जैसे शिवरिंग थी वो एक टाइम तक हुई,
जैसे ही नॉर्मल रेंज पे आया वो खत्म हो गए। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव फीडबैक में अफेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो एक बार ट्रिगर अगर हो गया तो वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है। वो कम नहीं होता, वो बढ़ता रहता है। वो तभी रुकता है जब कोई आउटसाइड इवेंट हो। वो तभी रुकता है जब कोई आउटसाइड इवेंट हो। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे। अब आप लोगों को ये पहले से पता है कि कोई भी अगर हमें कट लगता है, ब्लड वेसल्स को अगर कोई भी इंजरी होती है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं, जिससे वो उस एरिया को सील कर देती है और हमारी ब्लड जो है, ब्लड रुक जाता है। तो छोटी इंजरीज जितनी भी होती हैं, अगर आप पिन प्रिक करके देखते हैं तो ब्लड आता है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो वो कैसे रुकता है इस प्रोसेस में समझाया गया है। इंजरी ओकर्स टू ब्लड वेसल्स। इंजरी का मतलब है कोई चोट लगना, ब्लड वेसल्स में चोट होना, तो वो हमारा स्टिमुलस हुआ। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर क्या है वो देखते हैं। ब्लड वेसल डैमेज इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स ऑन प्लेटलेट। सो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ये तो बेसिक है। ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं। वो सेंस कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स को इंजरी हुई है। जैसे ही उन्होंने सेंस करा, जैसे ही उन्होंने सेंस करा, क्या हुआ? कंट्रोल सेंटर तक वो बात पहुंची, इंफॉर्मेशन पहुंची। उन्होंने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करा, रिलीज केमिकल्स दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट मोर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को तो एक्टिवेट उन्होंने करा ही करा, साथ में उन पार्टिकल्स को भी एक्टिवेट कर दिया जो प्लेटलेट्स को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं मतलब इंजरी हुई, ब्लड इंजरी हुई, ब्लड वेसल इंजरी हुई, प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए। ओके, प्लेटलेट ने सेंस करा कि इंजरी हुई है, तो प्लेटलेट तो एक्टिवेट हो ही गए, लेकिन उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स को भी एक्टिवेट कर दिया जो बाकी प्लेटलेट्स को, जो दूर हैं प्लेटलेट्स, उनको भी बता सकें कि हमें आपकी जरूरत है, आप आइए, यहाँ पर आके काम करिए। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ कि आपने बाकी प्लेटलेट्स को भी अपने पास में बुलाया, तो ताकि प्रोसेस जो है वो फास्ट हो। ठीक है, वो प्रोसेस और फास्ट हो। अब प्लेटलेट्स आ गई, प्लेटलेट्स ने ब्लड वेसल्स को हील कर दिया। ठीक है, प्लेटलेट्स ने ब्लड वेसल को हील कर दिया, लेकिन अब ये खुद से नहीं रुकती, ये खुद से नहीं रुकेंगी। प्लेटलेट्स बनना, वहां पर इकट्ठा होना, ये खुद से नहीं रुकती। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, शिवरिंग खुद से रुक जाती है, यहाँ पर प्लेटलेट्स बनना खुद से नहीं रुकता। एक एंड पॉइंट आता है जहां पर वेसल पूरी तरीके से सील हो जाती है, और तब जाके प्लेटलेट एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब तक वेसल सील नहीं होती तब तक प्लेटलेट्स बनती रहेंगी। तो एंड पॉइंट पे आके ही प्लेटलेट्स बनना कम होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप का एक एग्जांपल है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड में क्लॉटिंग होना, ब्लड की वेसल्स को अगर इंजरी हो जाती है तो उसमें क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना। ओके, सो आई थिंक फीडबैक लूप्स आर अंडरस्टूड बाय यू नाउ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ आफ्टर फीडबैक लूप द कोर प्रिंसिपल टू structure and functions are related at all levels of organization. Structure and functions are correlated or are related at all levels of organization. Organization हमने बात करी थी सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन्स। हमने जब पिछली क्लास में बात करी थी तो सेल्यूलर लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, सेल्यूलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। मेन ये चार होते हैं। तो इस पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमेशा रिलेटेड रहते हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ। Structure and functions are related at all levels of organization, a concept known as the principle of complementary.
कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी फिजियोलॉजी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। पूरी बॉडी में मतलब जितने भी टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको एक एग्जांपल दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की वॉल है। एल्वियोलाई जो हमारे होते हैं उनके पास में ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, ये आपको एल्वियोलाई दिखा रखा है। और ये जो है, ये दोनों ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज होना, O2 को ब्लड में पहुंचाना और CO2 को ब्लड से वापस एल्वियोलाई में एक्सहेल के लिए पहुंचाना, एक्सहेलेशन के लिए पहुंचाना। ठीक है, ये फंक्शन है। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन। अब मान लो अगर यही मेम्ब्रेन इतनी मोटी होती, यही मेम्ब्रेन इतनी थिक होती, तो हमारा जो फंक्शन था गैसियस एक्सचेंज का वो हो पाता, नहीं हो पाता। अगर हमारा जो फंक्शन था गैसियस एक्सचेंज का, अगर ये मेम्ब्रेन इतनी थिक होती, तो ये जो मेन हमारा फंक्शन था गैसेस एक्सचेंज का, ये नहीं हो पाता आसानी से, बहुत डिफिकल्टीज आती है इसको करने में। ठीक है, सो हमारी बॉडी ने ऐसे अडेप्ट कर रखा है, जैसे अब फंक्शन था तो हमारी मेम्ब्रेन वहां पर थिन थी, मेम्ब्रेन थिन थी। अगर ये थिक होती तो ये फंक्शन ही नहीं हो पाता। तो हमारे स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हुए रखे हैं वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को कर पाए। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन आपस में रिलेट करते हैं तभी जाके हमारी आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रॉपरली हो पाती है। सो इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेट करती है। एनाटॉमी हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर एनाटॉमिकल कोई चेंजेस होते बॉडी में, अगर ये चीज जो है, ये मेम्ब्रेन जो है थिक होती, तो हमारे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो मतलब हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाते। लेकिन हमारी बॉडी ने अडेप्ट ऐसे करा, हमारी एनाटॉमी ऐसी बनाई कि इस मेम्ब्रेन को थिन रखा ताकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो अच्छे से हो पाए। सो यही समझाया गया है। कोर प्रिंसिपल 2 हमेशा याद रखना, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बने हुए हैं ताकि वो फंक्शन कर पाए, जो उसका मेन प्राइमरी फंक्शन है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, वो वो कर पाए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट होने का। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो स्किन दे सकते हैं। स्किन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्किन में आप जानते हैं स्किन हमारी बहुत सारे फंक्शंस करती है, उसमें से एक फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्वेट के थ्रू बाहर निकालना, स्वेट के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर निकालना, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नाउ अगर मान लो स्किन में ये पोर्स अवेलेबल नहीं होते, जो स्किन में पोर्स होते हैं ये अवेलेबल नहीं होते, या फिर ये बहुत बड़े बड़े स्पोर होते हैं या छोटे, बहुत छोटे माइन्यूट स्पोर होते हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल था स्वेटिंग का, हमारा जो फंक्शन था स्वेटिंग का, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल का, वो अच्छे से हो पाता, नहीं हो पाता। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा गैसियस एक्सचेंज का है तो मेम्ब्रेन थिन है, अगर वो थिन नहीं होती तो आपका गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन ही नहीं हो पाता। तो ये आपका कोर प्रिंसिपल 2 है, जैसा फंक्शन होगा उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपकी फिजियोलॉजी डिपेंड करती है एनाटॉमी पे, एंड एनाटॉमी डिपेंड करती है आपकी फिजियोलॉजी पे। ओके, सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
आर बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर। फिजियोलॉजी हमारी फंक्शन से रिलेट करती है, एनाटॉमी हमारे स्ट्रक्चर से रिलेट करती है। तो अगर फंक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बनाया गया तो आपके फंक्शंस ऑप्टिमली नहीं होंगे, सही तरीके से नहीं होंगे। वैसे ही अगर फंक्शन करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो आपके फंक्शंस कैसे होंगे? सो कोर प्रिंसिपल 3। नाउ कोर प्रिंसिपल 3, हम ये दोनों कोर प्रिंसिपल 3 एंड 4 फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो कोर प्रिंसिपल 3 इज ग्रेडियंट्स ड्राइव मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है एक जगह पे या आपस में कहीं पर ज्यादा होना और कहीं पर कम होना किसी भी चीज का, चाहे वो टेम्परेचर हो, सर वॉइस प्रेशर हो। क्लियर नहीं आ रही। वेट, एक मिनट एक मिनट। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में? नहीं सर। तो आप प्लीज, छत्री आप प्लीज एक बार अपना नेट चेक करिए, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप उसको देखिए। अगर नहीं आ रही है, फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो प्लीज मेरे को एक बार बताइए। ओके, सो कोर प्रिंसिपल 3, gradient drives many physiological processes, and core principle 4, cell to cell communication is required to coordinate body functions। तो ये चार फंक्शन हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं, इसी की वजह से हमारी पूरी फिजियोलॉजी चलती है। तो हमने अभी दो दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करा है आज, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है वो पूछ सकता है। ओके, तो अगर किसी को कोई क्वेरी है वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आपका अटेंडेंस लिख मैं